तिवारी जी, नेवी के सामने ये चुनौती होती है कि वो समंदर में अपने लड़ाकू विमानों को लंबे समय तक कैसे उड़ाए, क्योंकि विमान ही नहीं, लड़ाकू विमान ही नहीं, फाइटर जेट्स ही नहीं, हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं। और उड़ान के लिए उन्हें कैसे तैयार रखा जाए, अगर दुश्मन की तरफ से कोई चुनौती है तो उसका सामना कैसे किया जाए। तो इन तमाम चुनौतियों को, इन जरूरतों को पूरा करने में ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं, ये कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। और अब तो हमारे पास दो हो गए, यानी आईएनएस विक्रमादित्य के बाद अब आईएनएस विक्रांत मिलने जा रहा है। कितनी बड़ी उपलब्धि है। देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां तक एयरक्राफ्ट कैरियर का सवाल है, ये युद्ध में, किसी भी युद्ध में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। इसमें जहाज, जैसे एयरक्राफ्ट कहां से कितनी दूर तक जा सकता है, ये तो फ्यूल बहुत कम होता है, उसकी इंड्योरेंस 40 मिनट्स 35 मिनट्स होती है। बिल्कुल। अब कहीं आपका टारगेट बहुत दूर है तो एयरक्राफ्ट ये कैरियर के साथ जाएगा और आगे जाके फिर आधे घंटे के अंदर उसको अटैक करके वापस आ सकता है। लेकिन देखिए, एक थोड़ी सी नेगेटिव है इसमें, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कैरियर का। ये बहुत बड़ा टारगेट है, पर्टिकुलरली जो आजकल जो सबमरीन्स बन रही हैं, तो इसको काउंटर करने के लिए हेलीकॉप्टर्स रखे जाते हैं जिसको डिटेक्ट करके ताकि डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो ये सेल्फ कंटेन्ड एक पूरा सिस्टम है, एक इंस्टीट्यूशन है ये, जो कि अपने को बचाना भी है उसको और टारगेट भी करना है। इसकी जो रीच है हमारी, ये कहा जा रहा था तिवारी जी कि जो दुश्मन के हमले हैं या दुश्मन की मिसाइल से खुद को बचाने की जो कोशिश होती है, उसके तहत इसमें क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाया गया है। और ये जो सिस्टम है, ये किसी भी शॉर्ट रेंज मिसाइल या दुश्मन के जंगी जहाज के बाहरी सुरक्षा कवच को तोड़कर उसे डिटेक्ट करके नष्ट करने के लिए भी काफी है। तो अपने आप में वेल इक्विप्ड है ये सभी, बहुत वेल इक्विप्ड है। आप बिल्कुल सही कहा, ये सब चीजें तो बिल्कुल मस्ट है ताकि कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा है ये सबमरीन से है, पनडुब्बी से है खतरा है। उसको टारगेट करना है, वेल टाइम डिटेक्ट करना है, क्योंकि जहां सॉल्ट वाटर होता है वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इफेक्ट कम हो जाता है, तो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उसी के तहत उसमें एडवांस कंपोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम भी तो लगाए गए हैं ताकि एयरक्राफ्ट, सबमरीन और कोस्ट को लेकर एक एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि सेकेंडरी सर्विलांस रडार हो या वेदर रडार हो, नेविगेशन रडार हो, वार्निंग रडार हो, इससे पूरी तरीके से ये लैस है। मैं इससे आगे बढ़कर आपसे ये जरूर जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से बड़ी बात और बड़ी उपलब्धि हम इसे मान रहे हैं, जहां 76% शुद्ध स्वदेशी है ये, जो कि रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भी बताया गया कि आईएनएस विक्रांत का 76% हिस्सा पूरी तरह भारतीय है। भविष्य में किस तरीके से ये दरवाजे आपको लगता है भारत के लिए खुल रहे हैं, खासकर इस सेक्टर में देखते हुए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमें नहीं था, बावजूद उसके 13 साल में 20,000 करोड़ की लागत से एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार किया गया है। इस सेक्टर के लिए किस तरीके से ये दरवाजे खुल रहे हैं? सुरभि, देखिए, ये 76% कह रहे हैं, इसको आप करीब करीब 100% समझ लीजिए। बाकी जो 24% है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर ही है, उसको तो बहुत बड़ा चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने हमारे वॉर सिस्टम्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, अटैक कैपेबिलिटी है, डिफेंस कैपेबिलिटी है, ये सब मॉडर्न है। एग्जैक्टली। तो इसकी हमारी कैपेबिलिटी पहुंच चुके हैं कि हम ये सब कर सकते हैं। ये हमें बहुत पहले करना चाहिए था, जिस समय ये सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी। और जब से इच्छा शक्ति आई है, ये सब काम तेज हो गया है। तेजस में देखिए, इसमें देखिए, आत्मनिर्भर की तरफ हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। इसमें पॉलिटिकल विल का भी हमें अप्रिशिएट करना एक महत्वपूर्ण है, हमें महत्व। ठीक है, बिल्कुल तिवारी जी सही है कह रहे हैं आप। आशीष सिंह का जल्दी से हम एक बार फिर रुख कर लेते हैं आईएनएस विक्रांत से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, इस बीच आईएनएस विक्रांत को तो कमीशन किया ही जा रहा है, साथ ही साथ सबको इंतजार है जो नया इंसाइन है इंडियन नेवी का, वो कितनी देर में सामने आ जाएगा? आधे घंटे के एक नया अड्डा मिल जाएगा और मैं दर्शकों को इसके बारे में कुछ जानकारी दूं। आशीष, एक बार फिर रिपीट करें, आपकी आवाज कट गई। ये प्रेरित होगा शिवाजी महाराज की जो नौसेना, जी, जिस झंडे की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में अगर हम दर्शकों को, मैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक्सक्लूसिवली आई है वो छन कर हमें पास आई है, मैं वो दर्शकों तक जरूर पहुंचा दूं कि नौसेना के नए झंडे सेना का लोगो था, जो इंसाइन था। थोड़ी सी डिस्टरबेंस है आशीष, थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, इसलिए आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वहां पर जो सेरेमनी है उसकी ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी जी, जिस तरह से हिंद महासागर में चीन की तरफ से गतिविधियां बढ़ रही हैं, ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये कितना बड़ा मकाम
आप मानते हैं इंडियन नेवी की तमाम उपलब्धियों के लिहाज से और वक्त को देखते हुए ये कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है समीर। ये इंडियन नेवी और भारत की सुरक्षा के लिए हमको मिनिमम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, वन ऑन द ईस्टर्न सेक्टर, वन ऑन द वेस्टर्न सेक्टर की ज़रूरत है। इसके अलावा जब ये मेजर ओवरहॉल्स वगैरह के लिए जाते हैं, मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, ड्राई डॉक्स में जाते हैं, उस वक्त ये इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इनमें टाइम लगता है 6 से 8 मंथ। तो मिनिमम एक और जो कि रिजर्व में चाहिए, और मैं समझता हूं इसके लिए प्लानिंग शुरू हो गई होगी। और 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर भारत को जरूरत है और जरूर मिलेगा बहुत जल्दी। नहीं, ये उम्मीद तो कम से कम जगी है कि 3rd जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बहुत जल्दी हासिल हो, क्योंकि डिमांड भी हमेशा से 3 की रही है। एक आईएनएस विक्रमादित्य तो है ही, अब आईएनएस विक्रांत आ गया। यानी कहते ये हैं एक्सपर्ट्स, चतुर्वेदी जी, और इसे समझाइएगा कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि एक हिंद महासागर में तैनात हो जाए, दूसरा बंगाल की खाड़ी में तैनात हो जाए और तीसरा जो है वो स्टैंड बाई मोड में रहे हमेशा से। ये क्यों कहा जाता है? जो 3rd है, जो आपने कहा, वो तैनात इंडो पैसिफिक में हो सकता है, बे ऑफ बंगाल में और अरब सागर में जी। ये तीनों की जरूरत है। लेकिन जब मेंटेनेंस होती है उस वक्त भी एक और स्पेयर इनको रिजर्व में चाहिए, जिससे कि हमारे दोनों वेस्टर्न बॉर्डर्स और ईस्टर्न बॉर्डर्स सिक्योर रहें जी। और इसके अलावा अगर हमने अपने देश की अखंडता और प्रभुता को, मैरीटाइम सिक्योरिटी को अगर पूरी तरह से सिक्योर करना है, तो हमको 2 एट एनी वन टाइम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मिनिमम ऑपरेशनल होने चाहिए। लेकिन सर, टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करने से पहले चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि भारतीय नौसेना की ताकत अब कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर मैं सरल शब्दों में जिस तरीके से बात करूं तो ये मानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में चलते फिरते किले हैं। अब समंदर में एयरबेस की तरह ये कैसे काम करते हैं, ये समझाएं। समंदर में जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो ये जो 30 एयरक्राफ्ट जो आपने बताए हैं वो इसी के ऊपर रहते हैं, वहीं से टेक ऑफ करते हैं। शॉर्ट टेक ऑफ होता है इनका, और लैंडिंग के समय ये अरेस्टर लैंडिंग, कुछ वायर्स होते हैं जिनसे कि वो कम जगह में एयरक्राफ्ट ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख भी रहे हैं किस तरह से ये लैंडिंग हुई। ये फाइटर जेट जो हैं ये किस तरह से लैंड कर रहे हैं, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं तस्वीरों के जरिए। और चतुर्वेदी जी, चाहे हेलीकॉप्टर्स हो या फिर फाइटर जेट्स हो, सब यहां से टेक ऑफ कर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसकी वजह से एयरक्राफ्ट की और हेलीकॉप्टर्स की जो कैपेबिलिटी है बहुत एनहांस हो सकती है। और जब भी एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो उसके साथ साथ और भी शिफ्ट चलते हैं। और जैसा कि अभी एयर मार्शल तिवारी जी कह रहे थे, सबमरीन्स से इनको खतरा है और उसको डिटेक्ट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। एयरक्राफ्ट पे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इसमें काफी मदद करते हैं। इसके अलावा भी तमाम सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, मैरीटाइम रडार्स हैं, जो कि इनको इस सब में सर्वेलेंस करने में मदद करते हैं।